मैंने 3 लेक्चर भेजा है वेव ऑप्टिक्स का, लेक्चर 1, 2 एंड 3। वो तीनों कंप्लीट हो गया है। सर मैंने सिर्फ बंद देखा है, मेरे घर पे शिफ्टिंग का काम चल रहा है तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। नहीं भेजता। वेल, देख लेना, अभी का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो मैंने सेंड किया था उसमें मैंने कोहेरेंट सोर्स के बारे में बताया था। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ध्यान से समझ लो। टू सोर्सेस। सर आपने जो वेव ऑप्टिक्स का नोट्स भेजा था उससे पढ़ा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। टू सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड कोहेरेंट। दो सोर्स को हम लोग कोहेरेंट तभी कह सकते हैं व्हेन दे प्रोड्यूस, when they emit, better to say, When they continuous emit light. continuous light of the same Yes, wavelength and frequency. कॉन्टिन्यूअस लाइट एमिट होना चाहिए, ये नहीं कि एक से लाइट डिस्क्रीट वे में निकल रहा है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, रुक रुक कर निकलना। ठीक है, दोनों कॉन्टिन्यूअस लाइट एमिट करेंगे। और क्या होना चाहिए कंडीशन, ऑफ द सेम वेवलेंथ, दोनों का सेम वेवलेंथ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है तो हम लोग कह सकते हैं सेम स्पीड। ठीक है, एंड सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें कुछ नोट से बाहर भी था। लेक्चर 3 जो मैंने भेजा है, लेक्चर 2 एंड 3, उसमें मैंने जो इंटरफेरेंस होता है ना उसका कैलकुलेशन अलग से किया है, जो नोट्स में नहीं होगा, जो मैंने क्लास में करवाया, तो उसको अलग से देख लेना। तो कॉन्टिन्यूअस सोर्स, कोहेरेंट सोर्स का ये कंडीशन होता है, इसको याद रखना। सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड, आइदर सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये मस्ट कंडीशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा कोई सोर्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव सच सोर्स। तो क्या किया जाएगा, इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि एक सोर्स ले लो और उससे दो सोर्स खुद बना लो। कैसे ऐसा बनाया जा सकता है, जैसे सपोज करो मैंने एक लेजर का लाइट ले लिया। ठीक है, ये एक लेजर बीम ये प्रोड्यूस करता है, ये एक लेजर है और ये लेजर बीम प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द बीम ऑफ लेजर। एंड सपोज दिस इज अ रेड लेजर, तो ये रेड कलर का लाइट एमिट कर रहा है इसमें से। और हम लोग को दिखता है लेजर बहुत पतला सोर्स, लेकिन उसका विड्थ बहुत ज्यादा होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लिट लगा देंगे। स्लिट क्या होता है, कार्डबोर्ड का या किसी चीज का एक टुकड़ा जिसमें एक छोटा सा छेद हो। ठीक है, इसको हम लोग स्लिट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, साइंस के फॉर्म में इसको स्लिट कहा जाता है। सो दिस इज अ स्लिट। सो दिस स्लिट इज कॉल्ड सपोज एस। तो इस एस से क्या होगा, एक लाइट बाहर निकलेगा। हम लोग इसको रे फॉर्म में ना दिखा के वेव फॉर्म में बता सकते हैं। पॉइंट सोर्स अगर है तो एक सिंगल लाइट। यस, मतलब एक्चुअली रेज निकल रहे हैं ना, हम लोग तो वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ रे तो नहीं दिखा सकते, इसमें से तो हाँ सर। रेज निकल रहे, तो एक रे जो बाहर निकलेगा उसी को हम लोग वेव फॉर्म में दिखा रहे हैं, है ना। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स होता है तो वहां से जो वेव होते हैं वो स्फेरिकल वेव्स निकलते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो ये निकला। अब क्या करेंगे, इसके रास्ते में फिर से दो स्लिट लगा देंगे। अब इसके रास्ते में ऐसा कार्डबोर्ड लगा देंगे जिसमें दो स्लिट हो, दो ऐसे पॉइंट्स। सो सपोज दिस इज स्लिट नंबर 1 एंड दिस इज स्लिट नंबर 2। देन क्या होगा, जो ये रेड लाइट एक स्लिट से बाहर आ रहा था ये दो स्लिट में डिवाइड हो जाएगा। एंड एज ये लाइट एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हुआ था और फाइनली ये दो सोर्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो दोनों लाइट्स S1 और S2 जो है ये दोनों कोहेरेंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस। यही एक सबसे इजी प्रोसेस है बनाने का।
कोहेरेंट सोर्स। इसी प्रिंसिपल को यूज किया गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक सोर्स हम लोग लेते हैं जो मैंने अभी फिगर बनाया, इसको हम लोग पास करते हैं थ्रू अ सिंगल स्लिट एंड देन इसके सामने एक डबल स्लिट रख देते हैं। तो जो अभी फिगर मैंने बनाया कुछ इस तरीके से होगा, रेज यहाँ से जाएंगे। अगर रे थ्योरी से बताएं तो ऐसा दिखता है। वेव थ्योरी ऑलरेडी आपको पता है, वेव थ्योरी से अगर हम बताएंगे तो इसको ऐसे बता सकते। सो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हुए और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, और डिवाइड होने के बाद क्या होता है, ये आपस में इंटरफेयर करते हैं। ये कहाँ देखा था हमने, अगर लेक्चर देखे होगे तुम लोग तो वहां मैंने इंटरफेरेंस में बताया था। मैं शो यू हियर, यस, इधर देखो, दो सोर्स से अगर लाइट निकल रहे हैं तो इनका क्या होता है, अगर क्रेस्ट क्रेस्ट आपस में ओवरलैप करे या ट्रॉ ट्रॉ आपस में ओवरलैप करे तो वहां पे ब्राइट बैंड बनता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है। और अगर एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रॉ, मतलब एक का टॉप पिक दूसरे का अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहां पे डार्क बैंड हमें मिलता है जहाँ का इंटेंसिटी लो हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे हो रहा है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, देखो, अगर मैं इसको वेव के फॉर्म में यहाँ पे बनाऊं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से कुछ ऐसे वेव्स बाहर निकल रहे थे और ये वेव्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर दो चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप होने की वजह से कहीं डार्क बैंड बनेगा जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और कहीं पर ब्राइट बैंड बनेगा जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लास्ट लेक्चर अगर देखोगे तो समझ में आएगा इसी चीज को, कि स्लिट से कितना दूर एक बैंड बना है, ब्राइट या डार्क जो भी बना है, इसको बताने के लिए एक शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ध्यान से देखो। हमने लेट कर लिया एक सोर्स एस है जो दो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है S1 एंड S2, और ये दोनों से कहीं ना कहीं लाइट जाके इंटरफेयर कर रहे हैं और कहीं पर एक बैंड फॉर्म हो रहा है इस स्क्रीन पर एट पॉइंट P। क्लियर यहां तक ये कंस्ट्रक्शन। अब हमने क्या कर लिया, इस सोर्स से एक स्ट्रेट लाइन ले गए परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड ये एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट P इस पॉइंट O से कितना डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे। एंड S1 S2 को इसी तरीके से हम लोग सेपरेट किए और इनके बीच का टोटल डिस्टेंस जो है बिटवीन S1 एंड S2 वो है D। सो D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज। टोटल D है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके D/2 एंड D/2 बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D। ये कंस्ट्रक्शन टोटल हो गया, बोलो कोई डाउट है या नहीं अप टू दिस। ये कंस्ट्रक्शन सर इस स्क्रीन वाला था हुआ। ओपी जो है वो स्क्रीन है। तो वही डबल मतलब कि एक डबल स्लिट से आपने वो इमेज वाला से हाँ सर समझ गया। हाँ हाँ हाँ, वही है। यहाँ से इंटरफेरेंस हो रहा है तो मैंने स्क्रीन रखा, स्क्रीन पे कहीं पे ब्राइट या डार्क बैंड बन गया है, मैंने लेट कर लिया पी पॉइंट पे बैंड फॉर्म हुआ है। ये पी पॉइंट जो है मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस है y या x जो भी लेट कर सकते हो। सोर्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल स्मॉल d और स्क्रीन टू सोर्स का डिस्टेंस है कैपिटल D। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। इस कंस्ट्रक्शन में एक चीज मिसिंग है जो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। अगर हम लोग इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना चाहें, दोनों सोर्स देखो, एक सोर्स जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, S1 से P में जाने के लिए मेरे को कम डिस्टेंस लग रहा है लाइट को, लेकिन S2 से जाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल का लाइन खींच देंगे, और ये जो गैप हो रहा है एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर पाथ डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। इस पॉइंट को पकड़ लो n। क्लियर नाउ।
और ये एंगल, यस सर। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल अगर थीटा पकड़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, इसको थीटा पकड़। एंड मिड पॉइंट से, इन दोनों के मिड पॉइंट से एक लाइन ले लो, यहां से इमेजिनरी लाइन, इसको ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग इस पॉइंट पी। अगर ऐसा हम करेंगे तो यूजिंग जियोमेट्री मुझे ये एंगल भी मिलेगा थीटा। ये पूरा जियोमेट्रिकल एक कंस्ट्रक्शन है, एक बार इसको बना लो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हम लोग इसका प्रूफ बुक में देख लेना है या नहीं है, मैंने पूरा प्रूफ किया हुआ है अपने नोट्स में, कहाँ से आता है पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकलता है, मैं यहाँ पे एक बार करके बता देता हूँ। ये जो पाथ डिफरेंस है, ये सिंपली क्या है, अभी मैंने बताया, पाथ डिफरेंस इज S1 से P तक मैं गया, दिस माइनस S2P। S2P क्या हो रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो S2P जो होगा मेरा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, so this is S2P minus S1P is my path difference, and this is delta here. Any problem? नो सर। अब ये यहाँ पर अलग तरीके से किया गया है, मैं एक बार खुद लिख के करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट तुम लोग लिख लेना या नोट्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल है, अच्छा यहाँ पर मैंने ए बी कहीं नहीं लेट किया है, जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो, ये वाला, ठीक है। तो अब ये इजी हो जाएगा। यहाँ दो ट्राइंगल बन रहा है, देखो, अगर तुम्हारे पास नोट्स हो प्रिंट किया हुआ तो उसको देख सकते हो, S1AP एंड S2BP। कहाँ पर है ये, इधर आ जाओ, ये रहा S1AP एंड S2BP, दो ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ सर। इस दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो S1, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस यस, S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। सो S1A देखो, S1A is nothing but distance between the screen and source, so this is D square, and PA जो है वो टोटल डिस्टेंस, मैंने नोट्स में x पकड़ा है, यहाँ पर y लिखा हुआ है तो मैं y लिख दे रहा हूँ, या इसको तुम लोग x पकड़ सकते हो जो इजी हो, D/2 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो। एंड सिमिलरली दूसरा जो ट्राइंगल है उसमें आ जाएगा S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2B square plus PB square. So again this is D, and this time this is Y plus D/2. इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लो, एंड देन 2 - 1 करो। अगर 2 - 1 करोगे तो तुम्हें मिलेगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो D स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एंड देन इसका स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, ये तो हो जाएगा y प्लस D/2 स्क्वायर माइनस y माइनस D/2। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, जस्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ब्रेक डाउन करो, तुमको मिल जाएगा 2y इंटू डी, सॉल्व करके देख लो। एंड इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में डालोगे तो आएगा S2P माइनस S1P and S2P plus S1 is equal to 2YD, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ S2P minus S1P is equal to 2YD divided by S2P plus S1P. And what is this S2P minus S1P? अभी अभी मैंने कहा था, this is called path difference, isn't it? इसको हम लोग path difference, डेल्टा। एंड यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग है, S1P और S2P जो है ना, दोनों अप्रोक्सीमेटली D के बराबर है, ये एक एजम्पशन हम लोग को करना पड़ता है, पूरा एक्चुअली तो नहीं है, ये एजम्पशन है।
और हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एजम्पशन बोलना ठीक नहीं होगा, हम लोग कहेंगे S2P and S1P are approximately equal to D। इस फिगर को देखो, S1 से P तक का जो डिस्टेंस है और S2 से P तक का डिस्टेंस है, अगर मैं इन्फिनिटी इतना दूर कर दूं, मैं स्क्रीन को अगर बहुत दूर कर दूं, तो S1P और S2P D के अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा, बहुत कम डिफरेंस होगा। तो इस प्रिंसिपल से ये हो जाएगा 2YD बाई 2 कैपिटल डी। तो यहाँ हमारा सॉल्व होके आ जाएगा YD बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा। ये पूरा चीज यहाँ सॉल्व नहीं किया हुआ है और डायरेक्टली देखो यहाँ लिखा हुआ है, कैसे आया मैंने पूरा डिटेल में बताया। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू Y स्मॉल d बाई कैपिटल डी, ये है पाथ डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम विद दिस? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया, कोई डाउट? नो डाउट? ओके, सो इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला होगा फॉर ब्राइट फ्रिंज। ये फ्रिंज का मतलब वो बैंड जो बन रहा था ना इंटरफेरेंस करने के बाद, डार्क बैंड ब्राइट बैंड, उसको फ्रिंज कहते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज बनने का कंडीशन क्या है, मैंने देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिटेल में लिखा हुआ है, नोट्स में लेक्चर नंबर 2 और 3 को डिटेल में देखोगे, वहां मैंने बताया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसका कंडीशन क्या होता है। फिर से यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां पर है व्हेन पाथ डिफरेंस, when path difference is integral multiple of, वहां हमने प्रूफ किया है ऑलरेडी, ये मैं जस्ट यहां लिख दे रहा हूं, मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, then at point P bright fringe obtain। कंडीशन क्या होता है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया था हमारा, अगर nth पाथ डिफरेंस, n नंबर का पाथ डिफरेंस है, सो yn इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D, दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जहां पर n का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये nth ब्राइट फ्रिंज के लिए था। सिमिलरली n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज कहां पे दिखेगा, n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा y n प्लस 1 d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा। यहाँ पे भी n वही है 0 1 2 3 4। तो सपोज करो ऐसा बैंड मिल रहा था, ये डार्क बैंड, यहाँ पे उसके बगल में ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, डार्क बैंड एंड सो ऑन। तो ये मेरा nth ब्राइट ब्रांच था और इसके बाद ये मेरा n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज हुआ है। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये देखो, ये मेरा n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज है और ये nth ब्राइट फ्रिंज है जो येलो कलर से मार्क है। तो मैं इसका विड्थ निकालना चाहता हूं, ये विड्थ कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैसे निकालेंगे? सपोज दिस इज बीटा, सो बीटा जो यहां पर है वो मेरा है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे हम, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो सकता है, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकाल के जस्ट सब्ट्रैक्ट करो एंड सॉल्व करके देखो कि बीटा का वैल्यू इतना आ रहा है या नहीं, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो दिस इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ इतना होना चाहिए। सिमिलरली दूसरा केस स्टडी आप खुद से कर सकते हो अगर पहला वाला समझ में आ गया होगा। अगर हमें डार्क फ्रिंज चाहिए,
और डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होता है तो डार्क फ्रिंज बनता है। उसका कंडीशन उसी तरीके से होता है दैट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पाथ डिफरेंस जो होता है हमारा लैम्डा, ये ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ऑफ लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन हमारा आया था। सो ये कंडीशन होता है 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये है कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो nth डार्क फ्रिंज के लिए वैसे ही निकालेंगे हम लोग। nth डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन होगा xnd और y, मैं लिख रहा हूँ सॉरी, yn d बाई कैपिटल D 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 एंड n प्लस 1th डार्क फ्रिंज। इसके लिए कंडीशन होगा yn प्लस 1d बाई कैपिटल D, और यहाँ n प्लस 1 पुट करोगे तो ये सॉल्व होने के बाद आएगा 2n प्लस 1, एंड यहाँ पर भी अगर फ्रिंज विड्थ निकालोगे सो ये yn प्लस 1 माइनस yn, निकाल के देखो आंसर सेम आएगा, दैट इज लैम्डा d बाई कैपिटल D बाई स्मॉल। इसको बी प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकला कि ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू डार्क फ्रिंज विड्थ। ब्राइट फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू डार्क फ्रिंज। This is all about the Young's double slit experiment. Any doubt so far? So, I have any doubt? नहीं सर। Okay. अनंत, नोट्स मैंने भेजा था और 3 लेक्चर भेजा, कंप्लीट हुआ वो? यस सर। तो नोट्स में मेरा ऑलरेडी है ये चीज, अगर तुम लोग को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जस्ट जो नोट्स में मैंने भेजा था, हैंड रिटेन नोट्स है मेरा, यहाँ पर उसी को मैं वापस एक बार समझा दिया मैंने कि कैसे आता है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू वाई, या यहाँ पे मैंने नोट्स में इसको एक्स पकड़ा है। ओके, कंफ्यूज मत होना, वहां पर इसको मैंने एक्स पकड़ा है, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और फ्रिंज विड्थ जो आता है वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल। क्वेश्चंस? सो यहां से ना कुछ ऑब्जर्वेशंस है हमारे, इसको नोट करना चाहिए, जो कि ये फाइनल फॉर्मूला से बना, ठीक है। पहला तो ये दिख रहा है मुझे, मैं नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं बस यहाँ समझा दे रहा हूँ कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ जाता है हमारा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहां से पहला ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि बीटा प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के ऊपर। लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? कलर्स। अगर मैं कलरफुल लाइट को लेके कर रहा हूं, विबग्योर अगर मैं बात करूं, तो हमें पता है कि हम जैसे वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो अगर मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि अगर आप एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ रेड लाइट से करो और वायलेट लाइट से करो या ब्लू लाइट से करो, तो किसमें ज्यादा विड्थ आएगा? बैंड जो होगा किसमें मोटा मोटा बैंड बनेगा? ब्राइट एंड डार्क। क्या आंसर होगा? सर क्वेश्चन और एक मेरा क्वेश्चन है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो हमें स्क्रीन पे क्या मिलता है? ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसा मिलता है ना। इसका जो विड्थ होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं, बीटा। तो ये विड्थ ऑफ द बैंड किस कलर के लिए सबसे ज्यादा होगा? सर रेड। रेड कलर के लिए ज्यादा होगा, एग्जैक्टली। सो यहां बोल सकते हो फॉर रेड कलर और रेड लाइट बीटा इज मोर compared to ब्लू लाइट। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है
यहां से ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि बीटा जो है ये प्रोपोर्शनल होता है डी का। डी क्या था यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस S1 S2 एंड द स्क्रीन, ये डी था। तो अगर मैं स्क्रीन को दूर लेके चले जाऊं तो क्या होगा, और स्क्रीन को अगर मैं सोर्स के पास ले जाऊं तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है। एनीवन? क्या होगा अगर मैं स्क्रीन को सोर्स से दूर कर दूं? स्क्रीन दूर जाने से बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा लाइट को गिरने के लिए, जिससे बैंड्स क्लियरली दिखाई देगा। बैंड्स क्लियरली दिखाई देगा और उसका विड्थ भी ज्यादा होगा। और अगर स्क्रीन को हम लोग सोर्स के बहुत पास रख दें तो विड्थ ऑफ द फ्रिंज बहुत कम हो जाएगा और वो आपस में ओवरलैप हो जाएगा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? थर्ड ऑब्जर्वेशन, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी का मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस था बिटवीन द सोर्सेस। तो अगर मैं सोर्स के बीच का डिस्टेंस कम करूंगा तो मेरा फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सोर्स जितना एक दूसरे के पास होंगे उतना ही ज्यादा थिक विड्थ जो होगा बैंड का वो ज्यादा होगा। जितना दूर ले जाओगे सोर्सेस को एक दूसरे से उतना ही मेरा विड्थ खराब होते जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? एनी डाउट इन तीन ऑब्जर्वेशन से? नो सर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि हम लोग कोहेरेंट सोर्स जो ले रहे हैं, मैंने यहाँ बताया था, यहाँ कोहेरेंट सोर्स में हम लोग एक कलर का लाइट लेते हैं। ये जो लैम्डा होता है ना, सिंगल वैल्यूड लैम्डा लेते हैं, या तो रेड लेंगे या येलो लेंगे या ब्लू लेंगे, कुछ भी एक कलर का लाइट लेते हैं, लेजर लाइट लेते हैं। क्या हो अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करूं और एक कलर का लाइट नहीं लेके सारे कलर का मिक्सचर ले लो, और सारे कलर का मिक्सचर कौन होता है, व्हाइट लाइट। लाइट इज द मिक्सचर ऑफ all colors. So what happen when monochromatic light, when monochromatic source is replaced by white light? क्या होगा अगर मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स को, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वेवलेंथ वाला, उसको हटा के व्हाइट लाइट लगा दूं तो क्या होगा पता है? ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लियरली विजिबल नहीं होगा। यस, अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा, जो फ्रिंज प्रोड्यूस होगा ना ये डल हो जाएगा। जो फ्रिंज प्रोड्यूस होगा, फ्रिंज में भी डल, ठीक से दिखाई नहीं जाएगा। दोनों फ्रिंज कहाँ सफेद, कहाँ डार्क बैंड बना, कहाँ ब्राइट बैंड बना, ये दिखेगा ही नहीं। डल एंड फेंट इन कलर। ठीक है, एक चीज ये होगा। दूसरा क्या होगा, और एक चीज होगा, डल होगा, फेंट होगा इन कलर में, और वेरिंग विड्थ का होगा। फ्रिंज जो होगा ऑफ वेरिंग विड्थ, कांस्टेंट विड्थ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट डिफरेंट बीटा होता था, फ्रिंज विड्थ होता था। सो वेरिंग विड्थ प्रोड्यूस होगा। इसी के साथ साथ सेंटर में एक जगह में व्हाइट सराउंडिंग हम लोग को विड्थ दिखेगा। सेंटर जो होगा उसका, central part of screen would be white and surrounded by ring of different colors, ring of blue and red colors। ऐसा कुछ प्रोड्यूस हो। सिमिलरली देखो, नोट्स में मैंने एक और क्वेश्चन दिया था कि अगर क्या हो कि यंग्स स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था हमारा, ऐसा कुछ S1 S2
एंड यहाँ स्क्रीन हम रख रहे थे। इसको एयर में करने की जगह अगर ये सारा एक्सपेरिमेंट मैं वाटर के अंदर करूं, पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप को मैं पानी के अंदर डुबा दिया, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, V वाटर का V will be V will be proportional to lambda. यस यस। सो हमारा यहाँ पर क्या होगा, पूरा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज वी नो दैट द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगेन द लैम्डा itself changes by change in the medium, and this relation is lambda divided by mu. And as we know that mu for water is greater than 1, है ना? mu for water is greater than 1, 1.33 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो लैम्डा प्राइम जो होगा वो लेस देन लैम्डा आएगा, क्योंकि मेरा म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब जो फ्रिंज विड्थ बनेगा वो छोटा बनेगा कंपैरेटिवली एयर में जैसा बन रहा था। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ अनंत? यस सर। बताओ तुम लोग का क्या डाउट है? अगर कुछ डाउट है तो पूछो। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है डिफ्रैक्शन, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिलहाल यहीं तक हम लोग इसको रखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बोलो, वरना एक न्यूमेरिकल करो। नहीं सर बोलो। कुछ बोल रहे थे? सर एक रीजनिंग क्वेश्चन है। बोलो। सर क्यों डिफ्रैक्शन और इंटरफेस मतलब डे टू डे लाइफ में नहीं दिखाई देता है? डे टू डे लाइफ में इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये माइन्यूट डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पर तुमने अभी क्या देखा कि स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग दूर कर देंगे तो ये फेंट हो जाएगा, इंटरफेरेंस फेंट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ये सारी चीजें जो हैं लाइट के केस में रियल लाइफ में नहीं दिखती हैं, लेकिन दूसरे वेव के केस में रियल लाइफ में दिखती हैं। ऐसा नहीं है नहीं दिखेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मान लो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिल है और यहाँ पर बॉम्ब एक ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दो दोस्त खड़े हैं, एक बॉम्ब से थोड़ा दूर खड़ा है और एक बॉम्ब से थोड़ा पास खड़ा है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी, एक्चुअली क्या होना चाहिए, किसको जोर से साउंड सुनाई जाना चाहिए? सर बी को। बी को ज्यादा जोर से सुनाई जाना चाहिए क्योंकि ये पास है, और ए को कम सुनाई जाना चाहिए क्योंकि ये दूर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बी को कम सुनाई गया हो इसका आवाज और ए को ज्यादा जोर से सुनाई गया हो ड्यू टू इंटरफेरेंस। ये पॉसिबल है। यहां से जो साउंड वेव्स है ये प्रोड्यूस होंगी, दे आर नॉट एक्चुअली सिनुसॉइडल वेव्स। सो मैं सिनुसॉइडल बना रहा हूं बट ये दिस इज नॉट सिनुसॉइडल, ओके? मैं समझाने के लिए बना रहा हूं कि इस तरीके से ये साउंड वेव यहाँ आई होंगी, इससे टकराएंगी, और टकराने के बाद इको प्रोड्यूस होता है। तो इको क्या करेगा, यहां से कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा और ऐसे करके कुछ सपोज जा रहा है, और ऐसा मैंने इस तरीके से बना दिया। अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन दोनों वेव का अगर लैम्डा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये आपस में सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस के वक्त दिख रहा है हमें क्या कि इसका क्रेस्ट और ट्रॉ यहाँ पे आपस में मिल रहा है, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा वो घट जाएगा, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, दैट a माइनस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों का क्रेस्ट और ट्रॉ या ट्रॉ और ट्रॉ आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ का इंटेंसिटी होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ड्यू टू दिस इंटेंसिटी डिफरेंस ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन दूर खड़ा है उसको ज्यादा जोर सुनाई जाए और जो पास खड़ा है उसको कम सुनाई जाए। तो ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है, ऐसा होता है। लाइट के केस में नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके लिए मुझे सोर्स बहुत
पास पास चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, वगैरह वगैरह, ये कंडीशंस है। क्लियर? यस सर। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक रहने दे रहे हैं। मैं अभी कुछ सॉल्व क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, अभी अभी भेजूंगा मैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी भेज रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। और एनसीईआरटी का जितना प्रॉब्लम हो फ्रिंज विड्थ वगैरह पे लेके बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको सॉल्व कर लो। और अगर कुछ डाउट रहता है तो आज मुझे सेंड करना, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, बाय देन। ओके सर। थैंक यू सर।